जो बंदा एक रेडी पे पूरा बिजनेस करता है, दे आर सो मच एक्सपर्ट इन द बिजनेस कि मुझे कैसे बिजनेस करना है. इफ आई डोंट नो रिस्क इन दिस ट्रेड, तो मुझे वो बिजनेस नहीं करना चाहिए. इफ अ पर्सन वांट टू बी अ गुड ट्रेडर, ही नीड्स टू बी फर्स्ट. आप 14 इयर्स पहले मार्केट्स में आए हैं. वो बहुत इजी टाइम नहीं था मार्केट्स में आना, चूजिंग ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन. तो 14 साल पहले आपने ट्रेडिंग कैसे शुरू की? वी डिडंट हैव अ काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज रिस्क पर ट्रेड? अगर मैं कोई भी ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें मेरा रिस्क कितना है. Can you now also tell us some advanced strategies for managing risk? In stock market there is nothing advanced. How can traders leverage AI? It is highly debatable. हेलो हाय, टीम धन आज राजकोट में आई है एंड आई एम सिटिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट हु हैज़ बीन इन द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर द लास्ट 14 years. So we have Mr. Chintan Doshi with us today, who's the founder of Vardhaman Finserv. He has been trading for the last 14 years. So उनके पास बहुत सारे insights है मार्केट से related and I'm excited to host him. So welcome sir to Dhan. Thank you so much. It's my pleasure. Yeah. And before we start, we get a lot of requests from our audience saying आप podcast हिंदी में करिए, आप podcast English में करिए. तो today for our audience we are trying to keep a balance of both, जहाँ पे हम हिंदी English दोनों में आज ये discussion करने वाले हैं. So let's begin with a very interesting question that I've been thinking बहुत टाइम से. Okay. राजकोट में सबसे ज़्यादा IPO एप्लीकेशंस आते हैं. व्हाट इज द रीज़न हियर सर? ये क्या कल्चरल रीज़न है यहाँ का? क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सी राजकोट का काइंड ऑफ अगर मैं मेरे चाइल्डहुड की बात करूंगा, आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन राजकोट, राइट. तो देयर इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन इन द एयर ऑफ राजकोट विच वी ब्रीथ. ऑलवेज कुछ ना कुछ करने की, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए. मतलब वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. आइदर इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी मनी मॉन्गरिंग. मतलब दिमाग में पैसा कहाँ से आएगा वो चलता ही रहता है. सो एंड बेसिकली गुजूस वी नो दैट के ऑलरेडी हम बिजनेस माइंडेड है. And the culture of Rajkot has been such a way that we had Saurashtra Stock Exchange, which was one of the oldest exchange across Gujarat, right? So it was groomed in Rajkot. अभी भी उसका ऑफिस वगैरह है. The building is already there. तो तब से लेके अभी तक पूरा एक kind of fraternity has been formed के जहाँ पे investment in stock market बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं. Trading is also there, और nowadays you can even see there are fine-tuned traders. मतलब next age traders जो मिल रहे हैं वो भी राजकोट से मिल रहे हैं. Yeah. तो एक पूरा एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर है, मेल्टिंग पॉट ऑफ फाइनेंस है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए जो ऑलरेडी जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, उसकी वजह से ये है. So while we are at IPOs, right? What is it with SME IPOs here? Because हम देख रहे हैं कि कितने सारे small scale manufacturing industries है यहाँ पे. There is so much business happening, import, exports. So what is the culture here for SME IPOs? If putting lights on SMEs, so basically Rajkot is a kind of capital of Saurashtra, and Saurashtra is a very huge area of Gujarat, right? तो अगर हम पर किलोमीटर और पर फैमिली की बात करेंगे तो राजकोट ऑलरेडी बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. वी हैव सो मेनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन राजकोट. राजकोट इज ऑलरेडी नंबर 1 इन एशिया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लोब्स, इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मशीनरीज. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है. मतलब सालों से काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन देयर इन द ब्लड ऑफ राजकोटियंस. तो उसकी वजह से बिजनेस की एक समझ है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, क्यों होता है, और वेदर वी शुड अप्लाई फॉर दिस एसएमई आईपीओ और नॉट. तो वो जो एसएमई की समझ होनी चाहिए वो हम देख के बड़े हुए हैं. तो अगर आज भी हम राजकोट के इंडस्ट्रियल एरियाज में जाएंगे तो आपको एक एक बिजनेस बहुत ट्रांसपेरेंसी से दिखेगा कि लाइक इफ यू मूव टू इंजीनियरिंग यूनिट्स, तो यहाँ से राजकोट में से वी इवन सप्लाई टूल्स टू Volkswagen, वी सप्लाई टूल्स टू Mercedes, वी सप्लाई टूल्स टू BMW. इवन जो एयरफोर्स के स्पेस क्राफ्ट्स रहते हैं उनके भी पार्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं. तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके सिवा भी मैन्युफैक्चरिंग इज टू गुड. एंड लास्ट 15 सालों के अंदर जो इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर्म में राजकोट ने जो प्रोग्रेस की है, इट इज मेस्मराइजिंग द वे इंडस्ट्री हैज पिक्ड. तो उसकी वजह से अगर आप ऑटो वालों के भी पूछोगे ना कि राजकोट में इंडस्ट्री में क्या फेमस है और क्यों फेमस है, कौन सा इंडस्ट्री फेमस है, तो ही मे बी नोइंग सो मेनी थिंग्स. बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक कल्चर बन चुका है कि हाँ हमको बिजनेस का पता है, वी आर इनटू द बिजनेस, तो हम वो ग्रैब कर लेते हैं. सो दैट्स अबाउट व्हाई एसएमईज आर सो मच captivating the people of Rajkot. I think not just Rajkot but
आजू बाजू के जो भी सराउंडिंग सिटीज भी है, वी हैव जूनागढ़, जामनगर, देयर इज मोरबी, Morbi, yes, biggest yes. tiles Tile manufacturing, yes. right, from India. Yeah. So it's a hotbed for Hotbed business. means it's not simply hotbed, but it is even a kind of land जहाँ पे नए business ideas भी reborn होते हैं. Like अगर आप बोलोगे ना कि आपने शार्क टैंक देखा होगा, राइट? तो यहाँ पे ऐसा आइडिया है, वो आइडिया, तो वो बहुत सारे आइडियाज राजकोट में बन चुके हैं. पीपल आर डूइंग द बिजनेस. सिंपल डिफरेंस यही है कि वो टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट नहीं. या आप एग्जांपल दीजिए ना, कौन से बहुत सारे बिजनेस एग्जांपल, जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे वी हैव पान मसाला, राइट, कि गुटखा एंड ऑल. सी वो एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग के लिए मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बट वी हैव इवन ब्रांड इन दैट. उसका भी फ्रेंचाइजी अगर आप देखोगे तो डिलक्स पान, तो डिलक्स का जो बर्थ प्लेस इट इज राजकोट. इट हैज एक्सपांडेड इट्स विंग्स टिल अहमदाबाद. इट इज इवन ओपनिंग ब्रांचेस इन मुंबई आल्सो. तो डिलक्स इटसेल्फ उसने एक ब्रांड बनाई है. सेम वे वी हैव ब्रांड इन टी स्टॉल्स. अगर आप देखोगे तो देयर आर 3-4 टी स्टॉल्स के जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस राजकोट से लेके मुंबई हाईवे तक. तो वो मतलब बेसिक जो बंदा एक रेडी पे पूरा बिजनेस करता है, जिसकी वो कुछ अगर आप देखोगे तो पढ़ाई नहीं है, they are not that much learned people, but they are so much expert in the business कि मुझे कैसा बिजनेस करना है. Especially अगर आप चाय का बिजनेस सिर्फ देखोगे जो सर्व करता है, तो उसका जो प्रोसेस है, चाय कैसे बनानी है, उसमें भी दे हैव सो मच नॉलेज कि इतना ही टेम्परेचर चाहिए, इस टाइप के ही वेसल में चाहिए, और उसमें इतना ही चाय का मुझे पाउडर डालना है. तो दैट इज एडवांटेज. और इससे आगे अगर मैं जाऊंगा, अगर आप बोलोगे कि सर और बिजनेस में थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, तो चाय में कौन सा मिल्क यूज करना है, कितना फैट का यूज करना है, और वो कहाँ से लाना है, दे हैव इन हाउस प्रोसेसेस ऑफ एवरीथिंग. तो अगर कोई बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ चाय बेच रहा है, बट उसने यहाँ तक सोचा है. इवन इफ यू टॉक अबाउट गांठिया, जो यहाँ का एक बहुत फेमस फूड आइटम है, राइट, तो गांठिया में भी राजकोट इज प्रोवाइडिंग फ्रेंचाइजीज टू पीपल टिल अहमदाबाद. सेम वे अगर आप दूसरी बहुत खाने पीने की चीज होगी, तो ऐसा बहुत सारी चीज है. इवन इफ यू फाइंड वन थिंग, अगर आप अमेजोन या कोई और ऑनलाइन ई कॉमर्स को फाइंड करेंगे, तो उसमें यू नो गोला, जो आइस गोला व्हीट, तो उसका सबसे जो मैक्सिमम मशीन्स बन रहे हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन राजकोट. ओह वाओ. सो उसके बाद थोड़े बहुत फैक्ट्रीज बने आउट ऑफ राजकोट, but majority, almost more than 80% machines of Gola making are still formed in Rajkot. Yeah. Even Gola franchises are also given to other cities. Yeah. So everything, everywhere you have a new blood कि हाँ आज मुझे कुछ करना है. So this is the reason why we have fledged in so many different ways. Interesting. तो अब बात करते हैं आपके जर्नी की. So let's start from the beginning. आप 14 years पहले मार्केट्स में आए हैं. I would say वो बहुत easy time नहीं था मार्केट्स में आना, choosing trading as a profession, जो अभी भी कहीं लोग look down upon करते हैं. तो 14 साल पहले आपने ट्रेडिंग कैसे शुरू की? Okay, I would like to add one more year to your 14-year journey. It is already I completed the journey of 15 plus years. Oh wow. So जब I use the word, और when जब मैंने पहली बार वो वर्ड सुना था कि स्टॉक मार्केट, तो तभी आजू बाजू के अगर पकड़ के चलो कि 100 बंदे को भी मैं पूछूंगा कि उसमें क्या होता है, तो दे विल सिंपली नो देयर इज सम शेयर काइंड ऑफ थिंग. उसके सिवा कुछ नहीं पता था, लाइक हाउ टू डू टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकल एनालिसिस काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट. जब मैंने स्टार्ट किया तो वी डोंट हैव चार्टिंग सॉफ्टवेयर सच. हार्डली इंडिया में 1 या 2 थे फ्री, बाकी के सब पेड वर्जन थे. इवन वेस्टर्न कंट्रीज के 1 या 2 फ्लैश थे जो यहाँ पे फ्री लाइसेंस वर्जन मिल रहे थे. तभी एंट्री वॉज टू कॉस्टली. अभी जो बेनिफिट मिल रहा है यहाँ के और लेटेस्ट ट्रेडर्स को, इट इज टू गुड, बट उस टाइम पे ब्रोकरेज वॉज टू कॉस्टली, प्लेटफॉर्म्स वेर नॉट दैट मच टू गुड. और अभी क्या है कि इफ़ यू ओपन द फोन और वहाँ से ट्रेड कर लो, लैपटॉप में से ट्रेड कर लो, कहीं से भी, एट दैट मोमेंट वी नीड टू विजिट टू द ब्रोकर्स ऑफिस. वहाँ पे ऑपरेटर बैठते थे जो कंप्यूटर पे बैठेंगे, उसको बोलो तो वो ट्रेड करेंगे. उसके सिवा वी डिडंट हैव अ काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग, मुझे मेरा जो उस टाइम का अगर मेरी मेमोरी है, तो तब कोई पढ़ाने वाला या सिखाने वाला नहीं था. वी डिडंट हैव द रिसोर्सेज कि मार्केट कैसे पता चलेगा. मैं ऑपरेटर को पूछता था कैसे पता चलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो बोल रहे बस ऐसा लग रहा है सर, लाइक गट फीलिंग, बट देयर हैज टू बी द रीजन. तो टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो मुझे समझ में आया व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट. और उसके बाद 1 साल के बाद मुझे पता चला कि चार्ट जैसा भी कुछ होता है. सो दैट वाज माय इनिशियल फेज.
और अभी कभी लेटेस्ट ये जनरेशन को मैं जब देखता हूँ कि चलो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो आई क्लियरली से कि भाई तुम लोग 15 साल कम करके आ रहे हो, मतलब उसका जो लर्निंग कर्व है, दे आर डायरेक्टली गेटिंग एवरीथिंग विच वी गॉट इन दिस 15 years. सो वो जर्नी तभी इट वॉज टफ, बट वो टाइम का एक बेनिफिट भी था कि हसल करने का कुछ मजा आ रहा था कि ना चलो कुछ नया सीखा. बट नाउअडेज दे आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स हैंडी. So आपको और कौन से challenges आई थी when you started, right? ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चैलेंजेस ये थी कि अकाउंट ओपनिंग में टाइम लग रहा था. सो वी नीड टू प्रोवाइड सो मेनी प्रूफ्स. फिर उसमें जो अकाउंट ओपन कर रहा था वो सेगमेंट ठीक से समझा नहीं पा रहा था कि भाई एनएसए जैसा कुछ है, एमसेक्स जैसा कुछ है, ऑप्शंस जैसा कुछ है या फ्यूचर जैसा कुछ है, आपको क्या करना है सर, बस वो उसका क्वेश्चन था. मैंने बोला कोई मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ करना है बस. बट दे वर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर आंसर. तो उसके बारे में पहले वो स्टडी करना पड़ता था कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई वुड टू डू, फ्यूचर में क्या है, कैश में क्या है. हाँ, दैट टाइम एक बेनिफिट था कि मार्जिन रूल्स वेर टू लीनियंट, बहुत ईजी था. तो फंडिंग का इतना इश्यू नहीं था, बट फंडिंग के सिवाय के बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एक अकाउंट ओपनिंग, फिर अकाउंट ओपन कर लिया, वेदर वी आर चीटेड बाय द ब्रोकर और नॉट पता ही नहीं था, क्योंकि कितना ब्रोकरेज कौन ले रहा है. सो जो ब्रोकरेज का स्केल था वो इतना बड़ा था कि वो कब आपके प्रॉफिट में 40-50% लेके जा रहा था वो पता ही नहीं चल रहा था रिटेलर्स को. सो दैट मच ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज वी वर पेइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद ट्रेड करोगे और प्रॉफिट आएगा, वो कब आएगा वो भी पता नहीं चल रहा था. अभी तो क्या फैसिलिटीज के, चलो ट्रेड किया इंस्टेंटली आपको रिमाइंडर आ गया या सीधा मैसेज आ गया, प्रॉफिट आया, लॉस हुआ, एवरीथिंग वाज देयर. तो उस टाइम 24 आवर्स के बाद पता चलता था कि आज मुझे प्रॉफिट मिला, तो उसमें से ब्रोकरेज कितना गया, खर्चा कितना गया, तो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो एवरी टाइम एट ईच इंस्टेंट पता नहीं चलता था. तो मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग जो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं आज के जनरेशन के लिए, वो मैनेज करना इट वाज टू टफ एट दैट टाइम. बहुत बहुत तकलीफ था. राइट. सो दैट वाज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आई फेस दैट थिंग कि एक तो फैमिली को कन्विंस करना, राइट. बिकॉज तब ऐसा टाइम था कि फैमिली और किसी को भी आप बताओ वो वही समझते कि ये सट्टा ही है, इसमें बर्बाद हो जाते हैं लोग. तभी वो पता नहीं था कि अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाते, उससे ज्यादा देयर इज नो रिस्क. बट एट दैट टाइम दे बिलीव्ड कि हाँ इसमें तो घर भी चला जाएगा, Right. तू खुद चला जाएगा फिर क्या करेगा. तो देयर वाज अ काइंड ऑफ सुसाइडल क्वेश्चन अबाउट फैमिली आल्सो कि ये मर तो नहीं जाएगा ना, ये इस राह में चल रहा है. तो डेली पेरेंट्स ऑल्सो यूज टू आस्क क्या कर रहा है भाई, अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है, अगर कुछ खो जाए तो टेंशन मत लेना. सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दैट काइंड ऑफ फियर वाज देयर. बिकॉज पूरी अगर आप जहाँ पे रहते हो उसके आजू बाजू के अगर बहुत सारे लोग को आप पूछोगे ना कि एट दैट टाइम के कोई कर रहा है स्टॉक मार्केट, नहीं हम नहीं कर रहे, हमारा बच्चा नहीं कर रहा है, हमारे पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं. तो पेरेंट्स बोलते हैं तो भाई तुझे क्यों ये करना है. सो दैट वाज अ क्वेश्चन, बिकॉज उनको पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं और दूसरे लोग भी नहीं कर रहे. मीन्स अ काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस जो चाहिए थी सोसाइटी में, इट वाज नॉट देयर. तो सोसाइटी को अगर बोलेंगे ना, और हाँ मैंने वो चैलेंज फेस नहीं की थी, बट मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने वो चैलेंज फेस की थी कि अगर मैट्रिमोनियल के लिए कुछ सोचते हैं कि शादी करनी है तो दे कांट ओपन के वी आर फुल टाइम ट्रेडर्स, क्योंकि कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं था और लोन नहीं देते थे. बैंक वाले ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट तो हम फाइनेंस नहीं करेंगे. अगर घर चाहिए, घर के लिए लोन चाहिए, नो. वो आप क्या करते हो पैसा कमाने के लिए, वी आर स्टॉक मार्केट ट्रेडर, नहीं मिल सकता. सो इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. लोग उनको एक बी ग्रेड काइंड ऑफ प्रोफेशन समझते थे, इट्स नॉट अ वाइट कॉलर प्रोफेशन, बिकॉज लोगों को पता नहीं था. सो दिस वॉज काइंड ऑफ इमोशनल अप एंड डाउन, सो मेनी थिंग्स, यू हैव टू कन्विंस सो मेनी पीपल. फिर तब जाके अकाउंट खुलेगा, सब कन्विंस होंगे, फिर पैसे डालो. वो पैसा, देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लिवरेज वाज गिवन एट दैट टाइम. तो पैसा खाली भी तुरंत हो जाता था, मतलब अकाउंट बर्स्ट बहुत जल्दी हो गया, वापस पैसा कहाँ से जुगाड़ करेंगे. तो बोलते हैं ना लिवर मोर और बहुत सारे पहले के ट्रेडर्स कि भाई इतना ही खेलो, ठीक है, दूसरी बार आप खेल पाओगे. तो वो नहीं होता था तभी, बिकॉज मनी मैनेजमेंट सिखाने वाला कोई नहीं था, पोजीशन साइजिंग सिखाने वाले नहीं था. तभी एक ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ स्टॉक ब्रोकर का ऑफिस रहता था जहाँ पे पीछे कोई अंकल बैठेंगे, वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और टीवी में कुछ चल रहा है वो न्यूज़ देखेंगे. ऑपरेटर आगे बैठा है, किसी को ट्रेड करना है तो वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता था, बिकॉज देयर वाज नो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स. तो आपकी स्लिपेज भी जाती थी, आपको जो प्राइस पे ट्रेड चाहिए वो नहीं मिलता था. और अगर आप कॉल करके ट्रेड करोगे तो उसमें भी वेटिंग में कॉल आएगा. तो रिस्क मैनेजमेंट का फिनोमिना देयर वाज टू लैकार्ड. तो स्केलिंग वाज अ बिग इशू एट दैट टाइम.
सो अगर इश्यू गिनाएंगे तो ये पूरा पॉडकास्ट वो इश्यू में ही चला जाएगा, इतने सारे इश्यूज वी फेस्ड एट दैट टाइम. Wow, that's quite a lot of trouble that you've taken, but you stuck to it for 15 years. That shows how passionate you are about the markets. मेरे को आपके second point पे बात करनी है, जो आपने बोला कि पता ही नहीं होता brokerage कितना लग रहा है. So you know actually Dhan was a pioneer in this thing. So what we did was हमने November 21 में app launch करी थी. We launched with a very interesting feature called as transaction estimator. तब कोई broker नहीं देता था ये, कि आप जब ट्रेड ले रहे हो ना, उसके पहले स्क्रीन पे आपको ना एक ट्रांजैक्शन एस्टिमेटर दिखता है, आप उस पर क्लिक करो, सारे चार्जेस दिख जाएंगे, आपका ब्रोकरेज कितना है, आप टैक्सेस क्या पे करने वाले हो, तो यू नो कि हाउ मच इज दैट ट्रेड कॉस्टिंग यू एंड यू विल बी माइंडफुल वाइल ट्रेडिंग देन. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने पहले से ऐप में इंटीग्रेट की है टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस, दैट्स वन. Second thing is margins and leverage, right? I want to talk about how did you manage, because you said account burst हो जाता था, तो कितने बार आपका ऐसे ड्रॉ डाउन वाला सिचुएशन हुआ है? Okay, अगर उसके बारे में बताऊंगा तो ऑलमोस्ट तब अमाउंट वाज लेस, मतलब कभी 10,000 अकाउंट में डाले, कभी 20,000 डाले, कभी 30,000 डाले, ऐसा करके छोटी छोटी अमाउंट 2-3 बार पूरा ब्लो आउट कर दिया. बट वो चीज़ थी कि साइड बाय साइड वी इवन अर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं था कि सब बंद करके सिर्फ ये करना है, बिकॉज इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इतना खुद को भी नहीं पता था कि मुझे ये कैसे करना है. सो वी वर इन काइंड ऑफ रिसर्च मोड कि क्या करना है, कैसे करना है. तो पहला अकाउंट जब बस्ट हुआ तभी पता चला कि इतना लॉस भी जा सकता है. तब तक आई वॉज नॉट नोइंग कि पैसा जा भी सकता है, बस उतना ही पता था कि पैसा आ ही जाएगा. तो फर्स्ट टाइम अकाउंट ब्लो आउट हुआ, फिर पता चला पैसा जा सकता है, फिर वापस उसको रिबैलेंस किया, फिर R&D शुरू किया. बट वन थिंग वॉज वेरी फॉर्चुनेट अबाउट मी कि जो मेरा सेकेंड इनकम सोर्स था, आई यूज टू टीच केमिस्ट्री सिंस ऑलमोस्ट मैंने 13-14 साल तक पढ़ाया भी था. तो दैट वॉज माई रेगुलर इनकम सोर्स. सो दिन में मैं पूरा जो मैक्सिमम मेरा टाइम था, आई यूज टू यूटिलाइज विद माई स्टूडेंट्स, आई यूज टू यूटिलाइज विद माई इंस्टीट्यूट. उसके बाद का मुझे जो टाइम मिलता था उसमें आई यूज टू डू R&D और बीच बीच में मैं ट्रेडिंग भी कर लेता था. बट जब एक बार अकाउंट ब्लो आउट हुआ तो पैसा का जुगाड़ मैं कर नहीं रहा था. जो मेरा इनकम था उसमें से आई वॉज गिविंग अ पार्टीशन कि चलो मेरी ये एक्सपेंसेस है उसको मैं कंट्रोल करूंगा और आई वुड बी इन्वेस्टिंग हियर. तो ऐसा नहीं था कि मैंने किसी से उधार ले लिया, लोन ले लिया. सो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो मुझे मेरे पेरेंट्स से सीखने को मिली थी कि वी शुड नॉट हैव द लोन्स इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस. तो जो बहुत सारे लोग आज भी करते हैं कि लोन ले लिया और फिर वो ऐसा ही समझते हैं कि चलो पैसा आता ही जाएगा. बट स्टॉक मार्केट में पैसा आ नहीं सकता है, वो जाएगा भी आएगा. देयर वुड बी टू साइड वॉर्स यू कैन से. तो वो चीज़ थी. इसके लिए आई कैन से मेरी जो सस्टेनेबिलिटी है, तो फर्स्ट आई ड्यू कि मैंने कभी ऐसा लोन नहीं लिया था. इट कैन बी अ सेकेंड साइड के क्यों नहीं लिया था, आ रहा था तो यू शुड हैव लिवरेज्ड इट, बट वो नहीं किया. तो उसकी वजह से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रैशेस या काइंड ऑफ मूवमेंट के जो सबको खलास कर देती, या मतलब यू कैन से कि पूरा एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, वो मूवमेंट भी मैंने फेस किए बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो खुद के पैसे थे, कमाए हुए थे और हार्ड एंड मनी था. उसकी वजह से कुछ भी ट्रेड कर लिया, कितनी भी क्वांटिटी में कर लिया, वो नहीं होता था. सो सेकेंड टाइम जब मेरा अकाउंट ब्लो आउट मैंने कर दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि रिस्क पर ट्रेड नाम का कोई फिनोमिना होता है, स्टॉप लॉस नाम का भी कोई फिनोमिना होता है. तब तक वो भी नहीं पता था. सो दिस वाज द थिंग कि जो चैलेंजेस के बाद मुझे थोड़ा ग्रूमिंग मिला. एंड ऑलमोस्ट इट टुक मी अराउंड 3 years टू बी स्टेबल इन द स्टॉक मार्केट. तो जो बोलते हैं ना, 1 महीने में पैसा कमाना शुरू कर देंगे, 2 महीने में पैसा कमाना शुरू करने के, वो नहीं होता. So for our viewers, can you explain very easily what is risk per trade? Okay. उसकी टर्म ये है कि रिस्क पर ट्रेड. अगर मैं कोई भी ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें मेरा रिस्क कितना है, मतलब मेरे मैक्स कितना पैसे जा सकते हैं. सपोज मैंने कोई भी स्टॉक लिया 100 रुपीज में, तो मैक्स क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, राइट. तो ये मैक्स रिस्क पर ट्रेड है कि मेरा 100 रुपया जाएगा. अगर मैं बोलता हूँ कि 100 रुपीज का एक स्टॉक मैं परचेस कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है 95, कि अगर ये स्टॉक 95 चला गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा. तो हियर माई रिस्क पर ट्रेड, जहां पे मैं एग्जिट के बारे में सोच रहा हूँ, सो एग्जिटिंग रिस्क पर ट्रेड इज 5 रुपीज. तो मुझे उसके हिसाब से वो डिसाइड करना है कि मैं कितना पैसा यहाँ पे गंवाने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद मुझे ये भी सोचना है कि कितने टाइम्स मेरा ये पैसा खाली हो सकता है. लाइक सपोज आई एम हैविंग 1000 रुपीज इन माई अकाउंट, तो मुझे ये देखना है कि मैं 100 ट्रेड्स ले पाऊंगा, वॉट एवर बी माई मेथड, वॉट एवर बी माई सिस्टम.
तो हर एक ट्रेड में अगर मैं 5 रुपए का लॉस पकड़ के चलता हूँ तो कितने ट्रेड्स में कर पाऊंगा? तो अगर मुझे जो भी आंसर मिलता है इट शुड बी नियरली 100, तो 100 ट्रेड्स तक मैं जिंदा रहना चाहिए। उस टाइप का मैनेजमेंट करना है और उस टाइप का रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी ऑप्टिमाइज रिस्क पर ट्रेड, कि उससे ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर कोई भी बिजनेस आप करते हो, तो अगर मैं बिजनेस फिनोमेना में समझाऊँ तो अगर किसी ने वो चाय की टपरी खोली, मैं चाय, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टी, तो वो क्या सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने जो स्टॉल डाला है वो मुझे बेचना पड़ेगा, तो कितना मेरा रिस्क है, जो भी मैंने रॉ मटेरियल्स, चाय, शुगर, मिल्क, कितना जाएगा, यूटेंसिल्स में कितना जाएगा, स्टोव में कितना जाएगा, तो उसको पता है कि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिन रेडी 50,000 फॉर एग्जांपल, तो एट मैक्स माय रिस्क इज 50,000, राइट। तो इफ आई एम रेडी टू हैव दैट रिस्क आई कैन गो विद दैट। अगर मुझे वो रिस्क नहीं चाहिए तो आई शुड स्कीप दैट ट्रेड, और आई शुड से इन सच अ वे कि तो भाई ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है। बट इफ आई डोंट नो रिस्क इन दिस ट्रेड तो मुझे वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। सो एवरी बिजनेस हैज रिस्क पर ट्रेड, कि ये ट्रांजैक्शन में मेरा कितना रिस्क होगा। अगर आप कोई कपड़े का शोरूम खोल रहे हो तो यू हैव रिस्क पर ट्रेड, मतलब रिस्क पर ट्रांजैक्शन। मैंने एक बार पूरा स्टॉक कर लिया तो ये स्टॉक खराब में खराब कितने प्राइस में जाएगा, अगर चलो 6 महीने तक मेरी दुकान में पड़ा रहा तो उसके बाद क्या प्राइस होगा। सो दैट शुड बी माई रिस्क पर ट्रेड। तो रिस्क पर ट्रांजेक्शन, मैंने 15-20 लाख का स्टॉक कर लिया, 50 लाख का स्टॉक कर लिया कपड़े का, तो वो खराब में खराब प्राइस में क्या जाएगा, 25 लैक्स। तो 25 लैक्स इज माई रिस्क पर ट्रेड फॉर दिस बिजनेस। तो वैसे ही एक बिजनेस है, तो एवरी टाइम वी नीड टू मिटिगेट रिस्क पर ट्रेड, तो ही हम सस्टेन हो जाएंगे। Interesting. Can you tell us some foundational habits that every trader should have? Let's teach them from your experience. See, we can have two types of traders in stock market. One can be a trader who is regular trading, or we can say full-time trading or frequent trading trader. Second is investor who invests at one time. He doesn't see the stock. He will be waiting for a time like 1 month, 2 months, 1 year, 5 year, 10 years. So that is a kind of secondary business where he is not active in seeing the prices, is not active in and out. But the first type which I told, who is a kind of aggressive trader, he's daily doing trading. We need a strong foundation in terms of discipline. A trader should have a disciplined lifestyle. See, I've heard so many podcasts, I've seen so many articles. People put their M2M, oh, I am a successful trader, yeah, my guru is successful trader. But people are not ready to see what is behind the curtain. How that person reached to this height, how he disciplined himself. So if a person want to be a good trader, he needs to be first disciplined. If that person is disciplined in terms of lifestyle, like the time when he's waking up, time when he's doing food or doing prayer, daily prayer, time when he meditates, time when he walks, time when he sits with the family and talks something about family, time when he watches TV, time when he does entertainment kind of programs. Everything grooms a trader. Because if my lifestyle is disciplined, I can be disciplined in my business. But if my lifestyle isn't disciplined, I can't be disciplined in my business. So for all the disciplined businessmen, we need a disciplined lifestyle. Because trading, how people see that trading is something which is away from the life. But how I see, trading journey is exact mirror image of your personality. If your personality is disciplined, your trading would be disciplined. If your personality is something awkward, your trading would be awkward, because outcome is not decided. Right. So first and foremost thing is be disciplined. If discipline is there, then only you can have consistency in the performance, you can have consistency in the growth, you can have consistency in the scalability. So first thing is discipline, what I would like to share with the fellow traders. So can you now also tell us some advanced strategies for managing risk, especially in volatile markets? Okay. See, this question is you can say it's an open-ended question. Yeah. It will vary from person to person. But I would like to ask one question to you. What do you mean by advanced trading strategy? So let's say I've been in the markets for the last 3 to 4 years. Okay. I know the basics, right? But sometimes still what happens is people don't have control over their emotions, you know, and I'm sure it can happen with an experienced trader as well. So I have enough capital. I've scaled up my account, kind of doing better capital allocation. Now, how do I handle that? Okay. See, if
We use the word advanced. Yeah. In stock market, there is nothing advanced, nothing orthodox. Hmm. Because stock market, we have only two variables, and that two variables would be, one is probability and one is risk reward ratio. Hmm. If I am loosening one note, I will be tightening one note. Like if I want more probability of winning, my risk reward would be compensated. Yeah. If I want a good risk reward trade, my probability of winning would be compensated. In more than 90% of strategies or more than 90% of trading styles, it remains same. Whatsoever you do, if you do option selling, it would be same. If you do option buying, it would be same. If you do futures, it would be same. If you do commodities, it would be same. Globally, if you participate in any of the market, these two variables would be there. So probability, risk reward. So what defines advanced is, there is no rocket science or nothing like, oh, I will be having advanced Greek and I will be simply forecasting the market. Nobody can forecast. Yeah. So if I say that if a guy comes and say tomorrow at this much time market will be at this point, then he should be already a kind of size. If I say in capital size, he should overtake Mukesh Ambani easily. But that's not the fact, because nobody knows after 1 minute where market will be going. So advancement is a kind of huge word. Like अभी सब लोगों ने वो इतना फ्लरिश कर दिया एडवांस स्ट्रेटेजीज, मैं आपको एडवांस स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, बट देयर इज नो एडवांस नो ऑर्थोडॉक्स, बिकॉज ऑल द ह्यूमंस जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वी एवरीवन इज ह्यूमन and human psychology remains same. Yeah. Somebody will say that we have algos, we have artificial intelligence, yeah, we have machine learnings. Then this phenomena won't change market. Yeah, but we can say one thing: market becomes efficient as time passes. अगर हम US मार्केट देखेंगे before 20-30 years, तो उसका जो इवॉल्वमेंट हुआ within 30 years span, Indian market has evolved with the same pace since in last 5 years. तो कहाँ पे 5 साल, कहाँ पे 30 साल. तो एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग, बट इट डजंट मीन कि वहाँ पे बिजनेस नहीं होगा. बिजनेस वुड बी देयर. Simply you need to mitigate the things: probability, risk reward, probability, risk reward. Wow. So if market is giving something to you, then you should be ready what you can give to the market. Yeah. So if you are expecting the rewards, like if I talk about 2019 to 2020, 21 या 22 तक अगर मैं बात करूँगा, तो options market was like heaven for trader. थीटा बहुत अच्छा था, प्रीमियम्स वर टू गुड, एंड कोई भी आके, मतलब ऑटो वाला भी ऑप्शन सेल करता था. लाइक इन 21-22 स्पेशली इट वाज लाइक एवरीवन वांट्स टू ट्रेड ऑप्शन मार्केट बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वाज फाइन. बट अगर उसी टाइप के ट्रेडर्स को मैं आज पूछूंगा आर यू अलाइव, तो वो बोलेगा सर मैंने मार्केट छोड़ दिया है, आई एम बिकॉज ऑलरेडी ब्लो आउट हो चुका हूँ. वाई? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टू पैरामीटर्स कि ये प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड. अगर मार्केट रिजन के हिसाब से अगर आप चाहोगे, तो प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड वुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड. Initially when the premiums were 700-800 for one call or one put, so nowadays that premium has decreased to 300 or 200 rupees. So same way risk has also been decreased if your trading style is too quantitative या अच्छी है तो. If you are not that much advanced in risk reward, then you should mitigate that risk reward thing. तो अगर आप ये दो चीज को समझ लोगे, then you won't need any rocket science in this. But what people do, आज मैंने कुछ किया, tomorrow I will be trying something new, third day I would be trying something new. आज मुझे ये अच्छा लगा, कल मुझे अच्छा लगा. So it's like marrying a new girl after every certain period of time. So practically it's not possible. As I said कि discipline नहीं है, मुझे एक चीज समझ में आ रही है तो I should be expert in that, stick to that, go with it. Because अगर coin भी आप flip करोगे तो there is probability of you being correct 50% of the time. तो stock market is not a coin. We know something. अगर किसी को चार्ट पढ़ना आता है, किसी को दूसरा कुछ आता है, everyone knows something. और अगर पकड़ के चलो कि coin flip करके ही हम stock market कर रहे हैं, चलो फिर भी less than 50% तो अपना चांस है ना सही होने का. तो let's take 40% चांस है. If I'm correct 40% of the time, then I should manage my risk reward. कि अगर मैं 40% of the time सही हूँ, 60% of the time गलत हूँ, तो how much I'm ready to lose in that 60% of the time. सपोज ऐसे कि मैं हर एक ट्रेड में 1 रुपया खोने के लिए तैयार हूँ, तो टोटल 60 रुपीज आई वुड बी लूजिंग. बट जब भी मैं सही हूँ तो आई शुड बी गेनिंग 2 रुपीज और मोर देन एटलीस्ट 1.5 रुपी. तो अगर मुझे 2 रुपया मिल रहा है तो 80 रुपीज वुड बी माई प्रॉफिट.
60 rupees was my loss, so still I'm making 20 rupees. So probability को मैंने risk reward से connect कर दिया, Yeah. which defines the age. Yeah. कि अगर मैं इतने रुपए लगाऊंगा और सेम चीज रिपीटेडली करता रहूंगा, तो माय फोकस शुड बी ऑन एग्जीक्यूशन, बिकॉज एक फ्रेमवर्क बन चुका है, तो आई वुड बी एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स, तो वही स्केल करेगा और वही आपको प्रॉफिट देगा. सो दिस इज एडवांस्ड थिंग के खुद पे कंट्रोल होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई कॉल एडवांस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. Interesting. So now tell me about how do you control your emotions when your trades are not going as per your plan? या दिस क्वेश्चन इज टू गुड, बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन क्यों पसंद है, श्रद्धा, वो एक चीज है विच कनेक्ट्स योर फैमिली एंड सराउंडिंग. द बिहेवियर ऑफ अ ट्रेडर. सी, ट्रेडिंग इज अ लॉनली बिजनेस, वी नो, राइट, के स्क्रीन है और आप हो, दूसरे दो कोई नहीं है. एटमिक्स क्या होगा, कोई ट्रेडिंग पार्टनर है आपका, योर फ्रेंड्स वुड बी देयर, योर फेलो ट्रेडर्स वुड बी देयर, बट द इमोशंस, यू नीड टू फेस योर इमोशंस. तो अगर मैं उसको ऐसे देखूंगा कि आई एम ट्रेडिंग, इट्स माई बिजनेस, सॉरी, वो एक मेरा बिजनेस है, तो इफ आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम टेकिंग रिस्क ऑल्सो, बट माई रिस्क इज कैलकुलेटेड रिस्क. तो पैसा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, बट इफ आई लूज, तो वो जब पैसा जा रहा है मुझे पेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आई एम रेडी टू लूज. बट मेरा फेस अगर चेंज हो रहा है बाई सीइंग द लॉस, तो मेरा पूरा सराउंडिंग चेंज हो जाएगा. सो आइडियल सिचुएशन ऑफ अ ट्रेडर इज, if the trader comes out of the trading room, no one should be able to gauge whether he has lost or he has won. Yeah. So that is my practice since years. When I come back to my home, even my wife can't recognize how much money I have minted or how much money I have lost. Because if it's a losing trade, I should be compassionate. Yeah. If it's winning trade, I should be compassionate. तो वो बोलते हैं ना कि we should be in Zen mode. Yeah. आया गया, ultimately I need to repeat the process. Yeah. So one tip is that so many new age traders are doing that kind of thing कि वो अपना जो M2M है, मार्केट मार्क लॉस और मार्क टू मार्केट जो लॉस है, कि कितना मेरा चल रहा है लेजर, वो नहीं देखते until the completion of the process. जब तक मेरा दिन खत्म नहीं होता, I won't be seeing it. मैं किस तरीके से मार्क करूंगा मेरा जो भी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, या मुझे अगर एसेस करना है मेरी ट्रेडिंग जर्नी को, तो आई वुड सिंपली एसेस इन सच अ वे कि मैंने जो सिस्टम बनाया था, आई हैव फॉलोड इट 100% ऑन इट. क्या आया और वेदर आई हैव वन, वेदर आई हैव लॉस्ट, ओके, इट्स सेकेंडरी, बट वेदर आई हैव फॉलोड माय पाथ और नॉट. अगर इफ आई फॉलोड माय सिस्टम टू एफिशिएंट वे, देन देयर इज नो रिग्रेट. सो ट्रेडर हैज ओनली वन रिग्रेट, whether he has followed the system or not. Bas. No, I think you're making it sound very easy, but it's not, honestly. And I'm sure over the 15 years you've learned it. See, the way I'm sounding, वो लग रहा है easy. Yeah, but it's not. But I'm when sure. your money goes out of a pocket, it's tough to lose. Yeah. तो how to control it? That should be a good question कि उसको कैसे कंट्रोल करोगे? वो दुख जो हो रहा है, we have pain. I've seen traders once they lose, they have anxiety. Yeah. They gets the consequences would be acidity, and that would be severe acidity also, because the stress increases so much. मेरा पैसा जा रहा है यार, कोई बचा लो. They will be praying. I have seen people कि वो बेहोश भी हो जाते हैं by seeing huge M2M loss. Why this thing happen is कि मैं beyond a level lose कर रहा हूँ. तो वो जो मैंने टर्म बोला था, रिस्क पर ट्रेड, मुझे उतना ही पैसा लगाना है जिससे मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होना चाहिए. तो वो जो मेरा एक्स्ट्रा सम है या मेरा लाइफस्टाइल मैनेज हो रहा है, उससे ज्यादा इफ आई एम रिस्किंग एनीथिंग, देन श्योरली मुझे भी वो इफेक्ट करेगा, आपको भी करेगा, सारे ट्रेडर्स को इफेक्ट करेगा. बट इफ मेरा रिस्क उतना ही है जो ओके चलो कोई बात नहीं, हो गया, इफ आई एम इजीली डाइजेस्टिंग दैट, तो ही मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा. और जो बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू कम टू ट्रेडिंग जर्नी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच यू शुड बी रेडी इज टू लूज योर मनी. तो मैं बहुत सारे हमारे जो डेस्क के ट्रेडर्स रहते हैं, उनको व्हेन आई ट्रेन देम, आई डोंट आस्क हाउ मच यू वन, हाउ मच यू लूज. मुझे लॉस वाले ट्रेड्स चाहिए भाई. मुझे वो देखना है कि वेदर यू आर एबल टू डाइजेस्ट और नॉट. अगर वो आएगा, लेट्स से दे से कि सर मुझे मेरा 50 लाख का कैपिटल एंड आई वांट टू लर्न, तो आई से पहले 1 लाख लॉस करके दिखाओ.
एंड दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst 20-30 ट्रेड्स. एक ट्रेड में नहीं जाना चाहिए. 30 trades, you take the sample size, and in that you lose 1 lakh first. Then I want to study the psychology. कैसा रहा भाई, stable है कि नहीं है. So that would be always unique from trader to trader. But अगर if you see wholesome kind of thing, एक generic solution चाहिए, then one solution is उतना ही पैसा लगाओ जितना आप कमाने के लिए तैयार हो. Right. But people take it other way. People take in such a way that I want to make 1 crore rupee, then I need to invest this much. कितना चाहिए, that is not in our hand. कितना आएगा, that would be in the hands of market. Yeah. अगर market gives a good trend, you will get good money. अगर market is in the trend like 2017, के trend followers के लिए it was hell like of situation, किसी ने कोई पैसा नहीं बनाया था majorly. अगर overnight trend following कोई कर रहा है तो it is in the hand of market. We have to be sustained. बस सस्टेनेबिलिटी अगर सीख गए, जैसे बोलते हैं ना, हमारे पहले की जनरेशन्स के बहुत सारे पूर्वज बोल के गए कि अगर कोई भी बिजनेस बनाना है तो यू शुड स्टिक टू दैट बिजनेस फॉर मिनिमम 1000 डेज. मतलब अगर 3 से 5 साल तक आप टिक गए ट्रेडिंग मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, विदाउट लूजिंग मच, देन देयर वुड बी अ डे विच कम और आपको बहुत पैसा देके जाएगा. मतलब आई डोंट से ओनली अ डे, देयर कैन बी इयर्स आल्सो. Yeah. सो द सस्टेनेबिलिटी, इतना ही अमाउंट गाओ जितना गवाने के लिए तैयार हो. These two factors, I think it should groom the things, and I think I have satisfied the question Yeah. that you asked. So tell me, now that you spoke about losses and all that, would you want to talk about any particular trade that you know lost a good chunk of money in, and what did you learn from it, and when was this? Yeah. See, there were 2-3 cases I would like to share. First case was in my initial journey. I think I started looking charts. I started trading in NCDX because I had a belief that agri commodities were having good trends, and that the operator told me, the person who is just trading on behalf of the clients, he told me that, sir, cardamom is good. I think it should go up, but I didn't check the chart. I asked him, what should I do? He said, sir, buy कर लो, ऊपर ही जा रहा है, लग जाएगा पैसा, अच्छा मिलेगा. I said, okay, buy it. Cardamom hit 3 consecutive lower circuits. My account was zero. I lost everything. So I learned one thing: risk on your own. दूसरे के कहने पे ट्रेड नहीं लेना है. तब से लेके आज तक मैं किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लेता हूँ. द पर्सन सामने वाला कितना भी श्योर हो कि सर ये स्क्रिप्ट इतना जाएगा, ये ऑप्शन इतना जाएगा, निफ्टी इतना जाएगा, बैंक निफ्टी इतना जाएगा, XYZ कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, भाई मुझे नहीं आता. वॉट एवर यू नो, यू डू इट योरसेल्फ. मुझे जो आता है वही मुझे करना है. सो if I lose based on my intuition, based on my system, it is acceptable to me. दूसरे की वजह से पैसा गया, it is not acceptable to me. Second instance, when we trade based on Greeks, जब हम ऑप्शन में रेशियो वगैरह काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करते हैं, सो कैलकुलेशन जहाँ पे बोलते हैं ना लोग दैट आई एम हैविंग एडवांस्ड क्वांट स्ट्रेटेजीज, तो क्वांट कैन ऑल्सो बी लॉस्ट. वो भी गलत हो सकता है, कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है. I think we had Russia or China kind of war-like situation before 3 or 4 years or 5 years. मुझे exact वो साल याद नहीं है. At that point of time, there was expiry day, and IVs were blasted like anything. Last option, like if you go on bottoming out, तो last जो call या last जो put था, it crossed double digit, which should be below 10. It crossed. It was nearly 75-100 rupees, and that was in intraday, and that was in 1 hour. Oh. So before 1 hour it was trading nearly 10 या 8 या 7 rupees, and after 1 hour if you see it, the high was 100 rupees, and market didn't move much. Bank Nifty moved hardly 400 points. But that was the kind of situation कि war या कुछ लड़ाई हो जाएगी, क्या होगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, that kind of thing was there. और तभी IVs were spiked. तो कितना भी आपने कैलकुलेट कर लिया, एक ही कैलकुलेशन आपको बचाएगा, आपका स्टॉप लॉस कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आई एम रेडी टू लूज टुडे. और वो चीज़ ने ही मुझे बचाया. इफ आई स्टिक टू द ट्रेड, उस दिन अगर मैं वहां पे ही रहा होता कि नहीं मुझे ये ट्रेड में से पैसा लेके ही जाना है, तो मे बी मेरे 5-6 साल का पैसा मैंने गंवा दिया होता. बट माई स्टॉप लॉस सेव्ड मी. क्या आज इतना हो गया भाई, खड़ा हो जा, अपना दुकान बंद कर दे, विल ट्रेड नेक्स्ट डे. And almost that loss was covered within 1 week. पर वो मैंने पूरा का पूरा खेल दिया होता तो it might have took 2-3 years to cover. Yeah.
So that was the thing कि मुझे सीखने को मिला कि calculation can also go wrong. Yeah. So इतना ही believe करो कि कितना जा रहा है, Yeah. काट दो उसको, simple. इंटरेस्टिंग. सो आपने बहुत सारी साइकिल्स देखी है मार्केट्स में. This time, is it different with so many regulations in place now? How do you think traders should navigate this? Okay, I can answer in two ways. First is what I believe and what people want to hear. What I believe is whatever thing is in my hands or which is under my control, I am always thinking on it. I never think on the parameter or variable which is not in my control. See, policy making is not in my hand. Premium charges or premium rates are not in my hand. Margin charges are not in my hand. Even market volatility is also not in my hand. What is in my hand? Where I will trade, how I will trade. So my 100% focus would be market यही है, except that now find the ways क्या करना है. Because कितना भी आप रोलोगे, कितना भी डिबेट कर लोगे, कितना भी सोशल मीडिया प्रेजेंस आप दिला दोगे, you can't change government's decisions. So either keep the business, change the business, or adapt yourself. So first thing is we should adapt because market is not going to change, right? Second thing, what people or viewer would like to listen. Okay, how is the regime of the market? See, the regime in this year, which market is going on, it's a hybrid kind of regime. It is having certain portion of 2017 regime that previous day would be gap up, next day it would be gap down, yeah, range bound. Now market has formed a range, but in between the range it is showing huge volatility. Means if your risk reward is not mitigated, if you are taking so less stop losses, yeah, so very tiny stop losses, it would be constantly hitting. So what you should do is or the traders should do is always try to find out good risk reward trades. Because when market is not giving the money, then you should decrease the size where you can lose. So we should be focused in such trades where we can get 1:3, 1:4 or 1:2 kind of risk rewards. अगर 1 रुपया जा रहा है तो मुझे 3-4 मिलनी चाहिए. वो नहीं बनेगा setup, I won't be trading. Because no trade is also a trade. Yeah. Because I have to defend the market, right? So regime would be changing, regime would be hybridized. You can even say that previous month was also good for trend followers, but August was too good for mean reversion, yeah, kind of non-directional traders. So regime will go on changing. We need to adapt, and this is the only tool with us. हम क्या कर सकते हैं, बस उससे सिवा कुछ नहीं. और जो बोलते हैं ना कि एक नेगेटिव माइंडसेट आ जाता है, मार्केट चेंज हो गया यार, पैसा नहीं बन रहा है, सबका जा रहा है, सबका जा रहा है. इट अफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड. पैसा जा रहा है, सबका जा रहा है, मेरा नहीं गया ना. आई एम फोकसिंग ऑन दैट. यू शुड फील ग्रेटिट्यूड बाय इतने सालों से मैं यही मार्केट में था. आई अर्न फ्रॉम दिस मार्केट. I made money from this market. Market is kind to me, and I am also respecting market. कि market जो दे रहा है, I am accepting it. Market जो ले रहा है, I am giving. If you have positive attitude, तो at least जो grudges है वो निकल जाएंगे. You will be able to clear your vision. अगर charts देख रहे हो तो ठीक तरीके से दिखने शुरू होगा. अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ठीक तरीके से कैलकुलेशन होगा. एक बायस आ जाएगा कि मार्केट बहुत गंदा है, तो your trades would be also affected. Because your psychology is affected, scalability is affected, risk reward would be affected, everything would be affected. So better. और जो मैंने जो बोला डिसिप्लिन वाला, हमने जो बात किया था, दूसरे टाइप के ट्रेडर से जो डिस्क्रिशनरी या गट फीलिंग से आते हैं, राइट, तो वो ट्रेडर के लिए मार्केट में एक मेरा टिप या एक सजेशन है. अगर कभी भी घर में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो अवॉइड ट्रेडिंग फॉर दैट डे. बिकॉज वो गट फीलिंग ठीक नहीं होगी ना कि मैं अनस्टेबल हूँ, मतलब आई एम इनटू स्ट्रेस कि यार वो लड़ाई हो गई, खामखा ये नहीं करना था, तो वो गट फीलिंग नहीं आएगी. एंड व्हेन मार्केट इज गेटिंग कॉम्पिटेंट, यू शुड बी मोर कॉम्पिटेंट. तो इफ यू आर नॉट गेटिंग मोर कॉम्पिटेंट, स्किप दैट डे. मार्केट कल आएगा. आज के आज वी शुड नॉट हैव दैट रिजम कि नहीं आज ही पैसा बनाऊंगा, तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है. सो एज मार्केट गेट्स कॉम्पिटेंट, वी शुड बी कॉम्पिटेंट इन आवर ओन सेल्फ. खुद पे कंट्रोल बनाना ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू कंट्रोलिंग द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज नॉट इन आवर हैंड. So this is how I keep myself updated or competent is I keep more and more control on myself. That's what is making me sustainable in this kind of market. Interesting. So as we are towards the end of this podcast, I want to talk about a very interesting hot topic now, which is AI. Okay.
So, how are you thinking of AI and trading, and how can traders leverage AI? Okay. It is a highly debatable talk because AI is actually in the primary phase. Yeah. So we don't know actual potential of the AI. And if AI can do everything, when humans can't do anything, it would be again a biased thing. Yeah. कि यार AI आ गया और अभी सब खत्म हो जाएगा. See, AI also is there to mint the money. So that AI needs participants. Then participants will also have the opportunity to mint the money. जैसे market makers would be there, right? Then if market maker is entertaining trend followers, at that time non-directional traders would be suffering. There would be one phase जहाँ पे trend followers के losses आ रहे हैं तो non-directional traders के पैसे बन रहे हैं. तो just identify your version कि मुझे कहाँ पे पैसे बने. Yeah. Wait for that. Because सारा का सारा अगर AI खा ही जाएगा तो खाएगा किसको? There has to be someone कि जिसके पास से पैसे जा रहा है. तो we need to protect ourselves. अगर AI इतना बड़ा हो गया तो because AI is again formed because of human brain. And human brain is actually working for the execution. और जो भी algos वगैरह आ रहे हैं तो more they are of execution kind of thing. और अगर उसने कुछ regime change कर लिया तो और human brain also will change the regime. Yeah. हम अडेप्ट करेंगे बिकॉज हम कुछ देखेंगे तो हम डिफेंड तो करेंगे ना उसको. सो लेट AI डू देयर वर्क, पीपल डू देयर वर्क, कुछ ना कुछ आउटकम आता ही जाएगा. बट अगर अभी से डर लोगे कि यार AI आ गया, अभी स्टॉक मार्केट इज फिनिश्ड, नाउ दिस वुड बी डन, और अभी क्या करेंगे. जैसे इनिशियली ग्लोबलाइजेशन आया था तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे देयर वेर टू लॉबीज जिसको बहुत डर लग रहा था, जिसको ऐसा लग रहा था नहीं अभी हम बाहर के कंट्रीज में भी काम करेंगे, मजा आएगा, टाइप्स करेंगे. तो टाइप्स वाले जो थे दे सस्टेन्ड देमसेल्फ. जो डर रहे थे उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया था. सेम हियर आल्सो इज दैट. जस्ट थिंक कि वो भी एक नॉर्मल बंदा है भाई, मार्केट में आ रहा है, रोज काम कर रहा है, तो AI है तो क्या है भाई. देयर इज अ ह्यूमन ब्रेन बिहाइंड दैट बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट डन बाय मशीन्स. कोई ना कोई तो कंट्रोल कर ही रहा है. सो आई एम वेरी श्योर कि उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं. बिकॉज अगर मैं अच्छी लैंग्वेज में बताऊंगा तो बोलते हैं ना कि सट्टा बाजार. सो इट वॉज देयर सिंस महाभारत and it would be there until we live. Because satta is included in all the businesses. कोई भी शॉप कर लो, कोई भी शोरूम कर लो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर लो, वी डोंट नो अपना प्रोडक्ट कितना चलेगा, कितने पैसे में जाएगा, कितना प्रॉफिट आएगा. सो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व. तो जो भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है वी कॉल इट एज सट्टा, और काइंड ऑफ के हाँ यार ये लॉटरी काइंड ऑफ थिंग है. But it's not lottery because stock market is not a lottery because there is so many things which we are seeing, which we are calculating. So it is a calculated, taken risk involved business. तो वो रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा और सालों बाद भी रहेगा. Just we need to grab the opportunity. मैं कहाँ पे सूट हो रहा हूँ, I will be sitting in that chair simple. और जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ मुझे पैसा बन रहा है तो I should be comfortable there. Cherish the present thing. कल की सोचने से डरने से कुछ होगा. So be in the present. That's what I do that thing. Be in the present. Bas. Perfect. Thank you so much for giving us your time today. I've personally learned a lot and I'm sure हमारे viewers ने भी इसमें से काफ़ी कुछ सीखा हो. So if you have any questions, please feel free to drop them in the comments. And thank you once again, sir, for giving us your time. Thank you so much. Thank you.